हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत आनुवांशिकता के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। सजीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होते हैं वंशागत या आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवांशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने अर्थात प्रसारित होने की प्रक्रिया आनुवांशिकता कहलाती है। आनुवांशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। ये ऑस्ट्रेलिया देश के ब्रुन नामक शहर में पादरी थे। इन्हें आधुनिक आनुवांशिकी का पिता कहते हैं। इन्होंने उद्यान मटर के पौधों में 7 लक्षणों की तुलनात्मक विभिन्नताओं की वंशागति के लिए संकरण प्रयोग किए तथा उसका विस्तृत अध्ययन किया था। इनके प्रयोग से संबंधित निम्नलिखित नियम है। पहला, प्रभाविता का नियम। दूसरा, पृथक्करण का नियम। तीसरा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जीवों में आनुवांशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम नाम सर्वप्रथम वाल्डेयर ने 1888 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवांशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है, जीन कहलाती है। जीन जीवों के शरीर में आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है। सामान्यतः किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों अर्थात क्रोमोसोम की संख्या निश्चित व अस्थिर रहती है। गुणसूत्रों की संख्या आयु अथवा वजन के साथ परिवर्तित नहीं होता है। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। आगे है प्लवमान जीन या जिम्पिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन बारबरा मैकिनटॉन्ग ने किया था। इस खोज के लिए इन्हें चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने मक्का के पौधे पर अपना अनुसंधान किया था। अध्ययन के तौर पर इन्होंने देखा कि जंपिंग जीन्स द्वारा जो आनुवांशिक परिवर्तन होते हैं उससे मक्का के दाने पर कुछ धब्बे पड़ जाते हैं। आगे है नए प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं जिन्हें ट्रांसपोजेबल तत्व या ट्रांसपोजोन कहते हैं, जिनका विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। जीव कोशिकाओं में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए व आरएनए होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं, अर्थात ये बहुत से न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 अणुओं से मिलकर बनता है। कौन कौन से? तो पहला नाइट्रोजनी बेस, दूसरा पेंटोज शुगर और तीसरा है फॉस्फेट। प्यूरिक बेस अर्थात एडेनिन तथा ग्वानिन डीएनए तथा आरएनए दोनों में समान होते हैं। पिरिमिडिन बेस आरएनए में साइटोसिन तथा यूरेसिल जबकि डीएनए में साइटोसिन तथा थायमिन होते हैं। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज तथा आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। यह एक गलत धारणा है कि
डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की है। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा वर्ष 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम वर्ष 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशर ने की थी। समानांतर डीएनए से आरएनए की कॉपी बनती है। यह प्रक्रिया अनुलेखन कहलाती है। कुछ वायरस में आरएनए से डीएनए की कॉपी बनती है। यह प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। इस प्रक्रिया में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भाग लेता है। एक्सरे तकनीक व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। ध्यातव्य है कि डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न को उसको पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवांशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी, इसलिए आनुवांशिक विज्ञान का जनक भी मेंडल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक है? तो इसका उत्तर है जीजे मेंडल। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह था? तो इसका उत्तर है गार्डन पी अर्थात मटर। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधों में मौजूद 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन कर 3 नियम प्रतिपादित किए जो निम्नलिखित है। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम एवं तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब अगला प्रश्न है, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका उत्तर है लैंगिक जन्म पर। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, जीनोम चित्रण का इनसे संबंध है? तो इसका उत्तर है जीन्स का चित्रण से। जीनोम चित्रण का संबंध जीन्स के चित्रण से है। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। अब अगला प्रश्न है, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है क्रोमोसोम के द्वारा। जीवों में आनुवांशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं तथा इसका नाम प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक वाल्डेयर थे। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिक जालिका भी धागे के समान छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में स्पष्ट हो जाती है। क्रोमैटिक पदार्थ के इन छोटे टुकड़े को गुणसूत्र कहते हैं जिन पर जीन्स पाए जाते हैं। यद्यपि अधिकतर जीन्स डीएनए के भाग हैं, परंतु कुछ विषाणुओं में ये आरएनए के भाग होते हैं, जैसे रियो वायरस में। अब अगला प्रश्न है, जीन है? तो इसका उत्तर है डीएनए का एक भाग। प्रत्येक गुणसूत्र में डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए का अत्यधिक लंबा व कुंडलित सूत्रनुमा अणु होता है और इसी अणु के छोटे छोटे खंड को जीन कहते हैं। सामान्यतः एक जीन में डीएनए अणु के 5000 से 1 लाख जोड़ा न्यूक्लियोटाइड एकलक अर्थात मोनोमर्स अणु होते हैं। अब अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं? तो इसका उत्तर है जीन।
क्रोमोसोम्स पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म रचनाएं जो आनुवांशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है, जीन कहलाती है। जीन जीवों के शरीर में आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है। अब अगला प्रश्न है, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या, तो इसका उत्तर है स्थिर रहती है। सामान्यतः किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों अर्थात क्रोमोसोम की संख्या निश्चित व स्थिर रहती है। गुणसूत्रों की संख्या आयु अथवा वजन के साथ परिवर्तित नहीं होती है। अब अगला प्रश्न है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, तो इसका उत्तर है डीएनए। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। अब अगला प्रश्न है, प्लवमान जीन अर्थात जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका उत्तर है बारबरा मैकिलटॉक ने। प्लवमान जीन अर्थात जंपिंग जीन के सिद्धांत के प्रतिपादक बारबरा मैकिलटॉक थे। इन्हें 1883 ईस्वी में इस विशेष अनुसंधान के लिए चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने मक्का के पौधे पर आनुवांशिकता का अध्ययन करते समय देखा कि कुछ आनुवांशिक तत्व एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ है। अध्ययन के तौर पर इन्होंने देखा कि जंपिंग जीन्स द्वारा जो आनुवांशिक परिवर्तन होते हैं उससे मक्का के दाने पर कुछ धब्बे पड़ जाते हैं। नए प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं जिन्हें ट्रांसपोजेबल तत्व या ट्रांसपोजोन कहते हैं, जिनका विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। अब अगला प्रश्न है, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता, तो इसका उत्तर टायरोसिन। एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन एमिनो अम्ल बनाते हैं। टायरोसिन एक अत्यात्विक अमीनो अम्ल है जो कि स्तनियों के शरीर में ही निर्मित होता है। टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल डीएनए में मौजूद एक यौगिक है जो कि एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो कि जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जनपत्री की भांति जनकों से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। अब अगला प्रश्न है, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, तो इसका उत्तर है डीऑक्सी राइबोज। जीव कोशिकाओं में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए तथा राइबो न्यूक्लिक अम्ल अर्थात आरएनए। प्रत्येक न्यूक्लिक अम्ल के संयोजन में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अणु भाग लेते हैं। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अणु में शर्करा, डीऑक्सीराइबोज तथा नाइट्रोजनी समाक्षार एडेनिन, गुआनिन, थायमिन व साइटोसिन होता है। इसके विपरीत आरएनए मुख्यतः कोशिकाओं के साइटोसोल में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा, राइबोज तथा नाइट्रोजनीय समाक्षार एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल व साइटोसिन होता है। अब अगला प्रश्न है, डीएनए की खोज किसने की थी, तो इसका उत्तर है ई। यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा वर्ष 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 ईस्वी में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशर ने की थी। अब अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा की गई थी,
तो इसका उत्तर है वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना प्रस्तुत किया। इसके अनुसार एक सीढ़ी की भांति डीएनए का अणु सीधा नहीं होता बल्कि सर्पिलाकार सीढ़ी सदृश अर्थात द्विकुंडलिनी संरचना के रूप में होता है। एक डीएनए कुंडली में एक पूरा घुमाव 3.4 नैनोमीटर लंबा होता है। इस पूरे घुमाव में 10 क्षारक युग्म होते हैं तथा प्रत्येक क्षारक युग्म परस्पर 0.34 नैनोमीटर की दूरी पर होते हैं। द्विकुंडलित डीएनए अणु का व्यास 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम होता है। अब अगला प्रश्न है, राइबोजाइम्स होते हैं, तो इसका उत्तर है आरएनए। राइबोन्यूक्लिक एसिड एंजाइम या राइबोजाइम्स आरएनए अणु है जो विशिष्ट जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। आरएनए के इस उत्प्रेरक गुण की खोज के लिए थॉमस आर केच तथा सिडनी ऑल्टमैन को वर्ष 1989 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब अगला प्रश्न है, अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है? कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर है ए, अर्थात इसमें केवल 2 सही है, अर्थात एक्सरे तकनीक व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो कि आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।